Hello students, welcome back to Prepon. These days we are discussing certain questions for EPFO, certain questions on Indian history and polity. All these questions have been taken from the relevant sources, NCERTs, class 12, themes 1, 2 and 3, शेखर बंदोपाध्याय, बिपिन चंद्रा, तो उन किताबों से जहाँ से क्वेश्चंस EPFO में आते रहे हैं, वहीं से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए. So let us see certain more questions. Test number 3 for EPFO on modern India and Indian polity. Which of the following statements about Indigo Revolt is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडिगो रिवोल्ट 1859-60 के बारे में करेक्ट नहीं है? The peasants went to the court against the British planters for claiming their rights under Rent Act of 1859. वो जो इंडिगो प्लांटर, जो ब्रिटिश प्लांटर्स होते थे, जो जबरन नील की खेती कराते थे, उनके खिलाफ पीजेंट्स कोर्ट में चले गए थे इस एक्ट के तहत. पहला स्टेटमेंट. द कॉज ऑफ इंडिगो पीजेंट्स आल्सो रिसीव्ड सपोर्ट ऑफ इंडियन प्रेस. क्या इंडियन प्रेस को सपोर्ट मिला था? सेकंड स्टेटमेंट. एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ प्ले नील दर्पण वॉज पब्लिश्ड फॉर पब्लिसाइजिंग द कॉज अमंग पॉलिटिकल सर्किल्स इन इंडिया एज वेल एज इंग्लैंड. ब्लू मिरर, इसी समस्या पे जो किताब लिखी थी दीनबंधु मित्र ने, जिसका नाम था नील दर्पण, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया था. उसका पर्पस था कि इस इशू को हम पॉलिटिकल सर्कल्स में प्रोपिगेट करें, इंडिया में भी और भारत के बाहर भी. और चौथा है द कॉज ऑफ इंडिगो पीजेंट्स कुड नॉट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहले तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं. इवन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाज सपोर्टिंग द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर्स. तो ये स्टेटमेंट गलत है कि सपोर्ट नहीं दिया था. इस संस्था ने बाकायदा सपोर्ट दिया है, कोर्ट कचहरी के काम में भी सपोर्ट दिया है और प्रेस ने भी काफ़ी सपोर्ट दिया है इस इशू पर. तो ये चारों स्टेटमेंट में से फोर्थ गलत है, बाकी तीनों सही हैं. Michael Madhusudan Dutt translated this book Neel Darpan into English, and the purpose was to propagate this cause both in India and in England. दोनों जगह इसे प्रोपोगेट करना चाहते थे. तो D is not correct, बाकी तीनों सही हैं. बाद में ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा. फिर बिहार में फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह इसी इशू पे होगा. मतलब बंगाल में तो इस समय ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आगे चल के बिहार में फिर गांधी जी इसके लिए काम करेंगे. Who of the following experimented with establishing vernacular elementary schools in UP during mid 19th century? उस समय यूपी का नाम था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस. तो आप पूछ रहे हैं कि उस समय मिड 19th सेंचुरी के आसपास एलिमेंट्री वर्नेकुलर एजुकेशन के लिए किसने काम किया था? तो इट वॉज हेनरी लॉरेंस, थॉमसन, हरकोट बटलर और विलियम एडम्स. इट वॉज थॉमसन wanted to start elementary education in local language, in the vernacular language. थॉमसन, तो थॉमसन ने एजुकेशन पे यूपी में काफ़ी काम किया था. तो इट वॉज थॉमसन. फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस अमंग इंडियंस, द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस वॉज फाउंडेड इन 1876 बाई whom? जब और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी भारत में चल रही हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं, उसी समय इस बॉडी को किसने बनाया था साइंस को आगे बढ़ाने के लिए? इट वॉज मदन लाल सरकार. मदन लाल सरकार ने 1876 में ये बॉडी बनाई थी ताकि साइंस के लिए काम हो सके. समझ लीजिए वही समय है जब कांग्रेस बनने से पहले बहुत सारी बॉडीज बन रही थी. मदन लाल सरकार फाउंडेड दिस बॉडी. प्रफुल्ल चंद्र रे, जिन्होंने बंगाल केमिकल्स खोली थी, वो भी इससे संबंधित रहे. सीवी रमन ने अपनी रमन इफेक्ट का जो काम था वो यहीं पर शुरुआत की, बाद में विदेश चले गए. सत्येंद्र नाथ बोस ने भी यहाँ पर काम किया है. मेघनाथ साहा ने भी यहाँ काम किया है. दिस वन द अर्लीस्ट बॉडीज ऑफ साइंस इन इंडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम शेखर बंदोपाध्याय. और इसका जिक्र अभी अखबार में भी कुछ दिन पहले आया था, जब 28 फरवरी को ये नेशनल साइंस डे के बारे में बात चल रही थी. तो इट वॉज मदन लाल सरकार. Who of the following marched on the streets of Calcutta wearing the uniform of a soldier in 1928? सुभाष चंद्र बोस की मदद से एक महिला ने स्ट्रीट सोल्जर की यूनिफॉर्म पहन के एक मार्च की थी कलकत्ता की सड़कों पर. इट वॉज लतिका घोष.
इन सभी ने काम किया है फ्रीडम स्ट्रगल में. इट वॉज लतिका घोष हु डिड दिस. कल्पना जोशी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन revolutionary activities in Bengal in 1930s. Kadambini Ganguly addressed the Congress session. Lakshmi Sehgal, you know very well, related to INA. It was Latika Ghosh who, with the support of Subhash Chandra Bose in 1928, as early as 1928, she marched on the streets of Calcutta wearing the uniform of a soldier. In the context of foreign travelers in medieval India, find the correct chronological sequence of the arrival in India. बहुत सारे विदेशी ट्रेवलर्स भारत आए हैं, उनके आने का एक क्रम है, इसको एक अरेंज करिए. तो अल ब्रूनी 9th-10th सेंचुरी में आया था, इब्न बतूता 14th सेंचुरी में आता है, अब्दुल रज़ाक 15th सेंचुरी में आता है, बर्नियर फिर आगे 16th-17th सेंचुरी में आता है. तो इट वॉज 1 2 3 4. अल ब्रूनी ही ऑल्सो स्टडीड संस्कृत एंड ट्रांसलेटेड बुक्स फ्रॉम संस्कृत इनटू अरबी. अल ब्रूनी किताबुल हिंद नाम की किताब भी लिखता है. इब्न बतूता ने रिहला नाम की किताब लिखी है जो मोहम्मद तुगलक के समय आया है. ऐसे अब्दुल रज़ाक भी आया है और बर्नियर भी आता है, भारत के बारे में काफ़ी लिखता है. तो ये चारों समय समय पर भारत आए थे. नाउ पॉलिटी सेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाय द प्रेमबिल. इनमें से कौन सा प्रेमबिल से समझ में नहीं आता, इम्प्लाइड नहीं है. इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया इज अ सोवरेन रिपब्लिक. The constitution has been given to people by people themselves, or the people are assured justice. So obviously it is not mentioned in the preamble, it is mentioned in article 1 of the constitution. India, that is Bharat, shall be a union of states. It is not mentioned in the preamble. Rest of them are mentioned in the preamble. India is a sovereign socialist secular democratic republic. Last में लिखा है we the people of India give to ourselves this constitution and people are given justice, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस दिया जाता है. तो तीनों सही है, पहला सही नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री डिवाइसेस मे नॉट लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मंत्री परिषद के अगेंस्ट कौन सा मोशन पास हो जाए तो इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा. सेंसर मोशन पास हो जाए तो इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा. इन तीनों में से कोई भी पास अगर हो गया तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा. एनसीएम पास हो जाए तो इस्तीफा देना ही है. बजट पास ना हो तो इस्तीफा लगभग एनसीएम जैसा हो जाता है. और कॉन्फिडेंस मोशन पे अगर सरकार हार जाए तो इस्तीफा देना ही पड़ता है. लेकिन सेंसर मोशन पर इस्तीफा नहीं होता. सरकार को किसी पॉलिसी पर सेंसर करते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, तो अगर सरकार हार भी जाए तो इस्तीफा नहीं होगा. नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है कि सरकार के खिलाफ बहुमत खत्म हो गई है, अब सरकार माइनॉरिटी में आ गई है, तो अपोजिशन मेंबर्स ले आते हैं. बजट में डिमांड फॉर ग्रांट्स पास ना हो, इसका मतलब सरकार बजट नहीं पास करा पा रही, तो सरकार में रहने का हक खो चुकी है. और अगर सरकार की बहुमत पे प्रश्न आ जाए तो अपोजिशन क्लेम करता है, कहता है आपको अपना कॉन्फिडेंस मोशन आप लाइए, प्रूव करिए कि आपके पास बहुमत है. तो फिर गवर्नमेंट खुद लाती है कॉन्फिडेंस मोशन, जबकि एनसीएम अपोजिशन पार्टी लाती है गवर्नमेंट के खिलाफ. तो इन तीनों में अगर ये पास हो जाए तो गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ेगा. आफ्टर इलेक्शंस टू द लोकसभा द प्रोटेम स्पीकर इज. इलेक्शन जब लोकसभा के हो जाते हैं तो नई लोकसभा बनती है, तो लोकसभा के मेंबर्स को ओथ दिलाने के लिए और स्पीकर के चुनाव के लिए उनमें से एक को राष्ट्रपति बना देते हैं. प्रोटेम स्पीकर मतलब टेम्परेरी स्पीकर. तो ये राष्ट्रपति बनाते हैं. यूजुअली पॉलिटिकल पार्टी जिसका बहुमत होता है उसी की गवर्नमेंट बनेगी. लेकिन जो यूजुअली नॉर्म ये है कि जो सीनियर मोस्ट एमपी होता है, जो सीनियर मोस्ट चुन के आया हुआ होता है, उसी को यूजुअली नॉमिनेट कर देते हैं प्रोटेम स्पीकर. तो राष्ट्रपति नॉमिनेट्स, कहीं से कोई चुना नहीं जाता. फिर प्रोटेम स्पीकर हाउस को कॉन्स्टिट्यूट कराता है, स्पीकर का चुनाव कराता है, फिर वो ऑर्डिनरी मेंबर बन जाता है. तो प्रोटेम स्पीकर इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. यूजुअली द सीनियर मोस्ट अमंग ऑल हु हैव वन द इलेक्शन बिकम्स द प्रोटेम स्पीकर. इसको फादर ऑफ द हाउस भी बोल देते हैं. प्रोटेम स्पीकर को फादर ऑफ द हाउस भी बोल देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वाइस प्रेसिडेंट इज अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट फॉर ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, वो अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए राष्ट्रपति को आंसरेबल है? नो, ये गलत है. द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन्स बाय एड्रेसिंग द लेटर टू द प्रेसिडेंट. अगर वीपी को इस्तीफा देना है तो यस, वो राष्ट्रपति को ही देगा. सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट सही नहीं है. वीपी
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संविधान में राज्यसभा के चेयरमैन की हैं, वीपी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो पहला गलत है, सेकंड सही है। नाउ एक और क्वेश्चन, इन हिज ओथ, जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, द प्रेसिडेंट एफर्म्स दैट ही शैल डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है, इसलिए राष्ट्रपति गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला सही है। राष्ट्रपति अपनी शपथ में संविधान को डिफेंड करने की बात करते हैं, लेकिन वो संविधान के गार्जियन नहीं कहलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अनुसार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट, इट इज सुप्रीम कोर्ट हु इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। सो दिस इज all about polity questions. So this is third test for EPFO. This way we would be bringing more and more questions on EPFO from all important sources. Thanks a lot.